सबसे पहले एक बात एक्सेप्ट कर लो कि बोर्ड्स में मार्क्स स्ट्रेटजी से आते हैं। आखिरी के 30 दिनों में आपको ना ही कोई नई रिसोर्स का यूज़ करना है एंड ना ही कोई चैप्टर कंप्लीट करने के पीछे पड़ना है, क्योंकि बोर्ड्स में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो बार बार रिपीट होते हैं एंड मेन चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करती है और एनसीईआरटी लैंग्वेज पर डिपेंड करती है। बस यही तो बोर्ड्स में आते हैं। तो ये जो 30 डेज का स्ट्रैटेजी प्लान है उसमें आपको पहले के 1-2 दिन क्या करना है, आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेना है। कैसे डिवाइड करना है तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, तीन सेक्शन में आपको अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। पहला होगा आपका जो एकदम वीक चैप्टर्स होते हैं, दूसरा जो मीडियम चैप्टर्स हैं और तीसरा जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। वीक चैप्टर्स वो चैप्टर्स होते हैं जिनमें आपको कोई नॉलेज नहीं है अभी तक, एंड मीडियम चैप्टर्स में जिनमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, एंड स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स मतलब जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये चैप्टर मुझे अच्छे से आता है, क्योंकि साल भर में कुछ तो पढ़ा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा और वही पढ़ा होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो। तो जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आता हो उसमें आपको एक ना एक दो चैप्टर तो ऐसे होंगे ही जो आपको अच्छे से आते होंगे। तो अब हमने डिवाइड तो कर लिया, अब क्या करें। तो जो वीक चैप्टर्स हैं जिनको आपने बोला कि हाँ भाई ये मेरे वीक हैं, इनको आपको 2 बार रिवाइज करना है। एंड जो मीडियम चैप्टर्स हैं जिनको आपने बोला कि ये थोड़ा बहुत तो आता ही है, इनको सिर्फ 1 बार रिवाइज करना है। एंड जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं जिनमें आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है, उनको सिर्फ क्विक रिवीजन देना है। पूरा नहीं पढ़ना है, क्विक रिवीजन देना है। जस्ट मतलब एक बार आपने ऐसी कॉपी खोली, जस्ट स्कैन करना है कि हाँ ये चीज़ें इसमें है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्विक रिवीजन, क्योंकि जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना उसमें सारे चैप्टर्स इक्वल वेटेज से नहीं आते हैं। कुछ चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड कुछ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते। यही होता है एक टॉपर का माइंडसेट। ठीक है, अब हमारा सिलेबस डिवाइड हो चुका। अब क्या करना है, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा। तो दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपको किस तरह से टाइम डिवाइड करके पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ने हैं। अब आखिरी के 7-8 दिन है तो कम से कम 7-8 घंटे, मतलब आखिरी के 30 दिन है, 30 दिन बचे तो 7-8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। 7 to 8 आवर्स अगर आपने फोकस से पढ़ा तो। अगर फोकस से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर 14 घंटे भी पढ़ना बेकार है। 14 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फोकस से सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 घंटे आपको पढ़ने हैं। तो अब इन 7 से 8 घंटों को कैसे हम डिवाइड करें कि सारे चैप्टर्स हमारे इसमें इंक्लूड हो जाए। तो पहले हमें 3 से 4 घंटे क्या करना है, कोई एक सब्जेक्ट उठाना है जो भी आपका मन हो, उसको क्या करना है, एनसीईआरटी को रीड कर लो, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो कि वो चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पहले के 3 से 4 घंटे आपको उस सब्जेक्ट में यही करना है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, 3 से 4 घंटे आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया, अब बचा हमारा 2 घंटा। तो 2 आवर्स में हमें क्या करना है, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इसके बेस पे हमें न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है तो, और नहीं है तो हमें उस पर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को याद करना है, रिवाइज करना है। अगर कोई थ्योरी वाला है तो उसमें आप क्वेश्चंस करोगे, कोई न्यूमेरिकल वाला है तो आप इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे। अब जो बचे हुए 1.5 घंटे हैं, 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। किस चीज का रिवीजन करना है, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और उसके बाद आपको लगा कि नहीं ये क्वेश्चन मेरा गलत गया, ये क्वेश्चन मेरा गलत गया, ये सही गया, ये सही गया। तो जो गलत गया वो क्यों गलत गया, इन टॉपिक्स को आपको वापस से क्या करना है, रिवाइज करना है। एंड रिवाइज करने के साथ साथ आपको एक शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। तुरंत ही बनाना है, कोई अलग से टाइम नहीं निकालना है कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरा ये गलत हुआ था और इसके पीछे की वजह क्या थी, तो वो मैं शॉर्ट नोट्स में लिख लूंगा, ताकि मैं जब रिवाइज करने बैठ रहा हूँ, जब मैं अगले दिन रिवाइज करूंगा तो मुझे पता रहे कि मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें मेरी ये चीज मुझे अभी नहीं समझ में आई है। अब लास्ट के 30 मिनट्स, अब इसमें क्या करना है, आपको माइंड रिकॉल करना है। माइंड में रिकॉल करना है, आंखें बंद कर लेनी है, ना कोई कॉपी, ना कोई फोन, ना कोई बुक। आपको जस्ट अपने माइंड में रिवाइज करना है। आपने ये जो चीजें की ना, आप बस इसको 1 बार या 2 बार 4 बार माइंड में एक बार रिकॉल कर लोगे तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी बन जाएगी। अभी आपने ये सब जो पढ़ा वो शॉर्ट टर्म में थी, अगर आप इसको माइंड में रिकॉल करोगे, आंख बंद करके जस्ट कंसंट्रेट करोगे उस चीज पे, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 30 दिन में आप नहीं भूलोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, आज आपने पढ़ा, कल आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा, 3 से 4 दिन बाद पहले दिन जो आपने पढ़ा वो आप बिल्कुल भी भूल जाओगे। इसलिए बोला जाता है माइंड रिकॉल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टाइम अलग से नहीं निकाल रहे हो तो जब रात में सोने जा रहे हो तो सोने से पहले जब आप आंखें बंद करते हो तब माइंड में रिकॉल करो कि आज आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा। तो अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ा, साथ में आप लेटे हुए और आराम से, ऐसा तो है नहीं कि आपको जबरदस्ती लेटना पड़ रहा है, सोने जा रहे हो, सोते वक्त ये काम कर लो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको क्या स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है हमारा साइंस। साइंस में तो आपको पता ही है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है। तो बायोलॉजी में पहले आपको क्या करना होगा, ऑफ कोर्स आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, साथ में उसका जो डायग्राम है डायग्राम समझना होगा, क्योंकि डायग्राम जो है ना वो आपको फ्री मार्क्स देके जाता है। कैसे, अगर आपने कोई डायग्राम बनाया, कोई हार्ट का, कोई
किडनी का बना लिया, एल्वियोली का बना लिया, तो उसके साथ में आपको फ्री मार्क्स मिल जाते हैं जस्ट डायग्राम से। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, आपने सिर्फ डायग्राम बना लिया, वो क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का था तो आपको उसमें 2.5 या 2 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम आपने बनाया। लेकिन साथ में आपको उसको लेबल भी करना जरूरी है। अगर आपने लेबलिंग नहीं की तो फिर आपको कोई फायदा नहीं डायग्राम का। भाई एग्जामिनर को क्या पता कि आपने क्या बनाया जब तक आप उसको लेबल नहीं कर रहे हो। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, साइंस और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आपको डेली पढ़ना है, डेली का डेली प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, इनको आपको डेली प्रैक्टिस करना होता है। और अगर आप मैथ्स का कर रहे हो, ठीक है, साइंस का हो गया, आपको डेली प्रैक्टिस करना है कम से कम। अब मैथ्स की हम बात करें तो आपने कोई फॉर्मूला रिवाइज किया, फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद उस फॉर्मूला पे कम से कम 20 to 25 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, प्रैक्टिस करना है उस फॉर्मूले पे, नहीं तो कोई और क्वेश्चंस उस चैप्टर से रिलेटेड आपको करना ही है, जिससे क्या होगा, आपको वो चीज, वो कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और मैथ्स में एक और काफी अच्छी चीज है कि आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन है और उसमें आपको पहले फॉर्मूला लिखना होगा, उसके बाद फॉर्मूला में वो वैल्यूज को पुट करनी पड़ेंगी, वैल्यूज लिखने, एंड फिर आप उसको सॉल्व करोगे, एंड लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आपको लिखना है, प्लस में यूनिट भी लिखनी है अगर कोई यूनिट हो तो। यूनिट पे भी आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। आपने आंसर लिख दिया, अगर यूनिट नहीं लिखी तो ऑफकोर्स आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। अब बात करते हैं हम अपने सोशल स्टडीज की। जो आपका सोशल साइंस है ना, उसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं अंडर में ही उसके, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है कि आपको मेनली लॉन्ग आंसर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। लॉन्ग आंसर्स पे क्यों? क्योंकि वो 5 मार्क्स के होते हैं। शॉर्ट आंसर्स पे भी ध्यान देना है, बाकी तो उसमें कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो लॉन्ग आंसर्स पे आपको क्या करना है, आपको तो पहले हेडिंग लिखनी है, ठीक है, एसएसटी में हेडिंग्स लिखनी है कि हाँ आप आंसर लिखने जा रहे हो, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप इंट्रो दे रहे हो, कि मैं इस चीज का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन कितने लाइन में? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, बस, इसके अलावा नहीं। अब आपको बीच में क्या लिखना है कि अब मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको इसकी थ्योरी लिखनी है इसके बीच में कि आप इस चीज को क्या समझते हो। कम से कम 6 लाइन में लिख दिया आपने। एंड इसको अगर आपने पॉइंट वाइज लिखा ना, जैसे आपने यहाँ पे नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, और एक और मेन बात, अगर आपको रोमन नंबर नहीं आते तो मत यूज करना, आप सिंपली डॉट भी लगा सकते हो, या 1 2 सिंपल लिख दो ना, 1 2 3 4, या एरो लगा दो। लेकिन एरो से क्या होगा, वो आपको पता है ना कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे, एग्जामिनर को थोड़ी पता कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। तो मैं बताऊंगी आप सिंपल काउंटिंग्स लिख के आया करो, ताकि एग्जामिनर को भी आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल लगे। तो इस तरह से अगर आपने पॉइंट वाइज आंसर लिखा, ठीक है, समझाया कि हाँ इस क्वेश्चन में हमने ये पॉइंट समझे, अब आपको लास्ट में क्या करना है, कंक्लूड करना है। तो कंक्लूजन लिख देना होगा आपको, ठीक है, कि इस पूरे आंसर का कंक्लूजन क्या था, ये कम से कम 3 से 4 लाइन में। तो ये हो गया आपका एसएसटी के लॉन्ग आंसर्स का फॉर्मेट, कि आपको इस वे में लिखना है। एसएसटी में एक और आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। उसमें क्या होते हैं, मैप होते हैं, मैप भी आता है 5 से 10 नंबर का। तो हर दिन अगर आपने 5 क्वेश्चन मैप के पढ़ लिए तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कम से कम 150 क्वेश्चन तो आपने अपने माइंड में मैप के पढ़ लिए ना। तो मैप जो है ना, काफी ज्यादा स्कोरिंग चीजें होती है, ये फ्री के नंबर्स आपको देते हैं जो कि आप छोड़ के चले आते हो। तो मैप को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, मैप को आप डेली पढ़ते रहो, डेली बेसिस पे पढ़ो मैप को। कितना ही टाइम लगेगा 5 क्वेश्चन मैप के याद करने में? मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कहाँ पे आपके राइस है, कहाँ पे वीट है, कहाँ पे जूट है, कहाँ कॉटन है, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल इजी होती हैं अगर आपने डेली बेसिस पे पढ़ी तो। फिर आपका आता है लिटरेचर पार्ट, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। किसी किसी में हिंदी नहीं भी होती है, कोई बात नहीं। अगर हिंदी है, इंग्लिश है, दोनों में एक ही चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी प्रोज हो, तो उसका आपको थीम पता होना चाहिए कि इसका थीम क्या है, साथ में उसका क्या बताना क्या चाह रहा था, मोरल क्या है स्टोरी का, इस स्टोरी हमें क्या समझाना चाह रहा है, उसके कैरेक्टर्स क्या थे, इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स थे। कभी कभी किसी स्टोरी का कैरेक्टर स्केच भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि मान लो कि ये कोई प्रोफेसर थे तो इनका कैरेक्टर स्केच बताओ, ये स्टूडेंट था इसका कैरेक्टर स्केच बताओ। तो ये चीज़ें ना आपको माइंड में रख के चलनी है, थीम, मोरल और उसके साथ में कैरेक्टर स्केच। एंड फिर आता है आपका राइटिंग सेक्शन। तो आपको क्या करना है, लेटर प्रैक्टिस करना है, लेटर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फिर आपको ऐसे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एंड साथ में अगर आपको नोटिस वगैरह भी आता ही होगा तो उसको भी प्रैक्टिस करते चलना है। क्योंकि ये इसमें तो आपको ऐसा तो है नहीं आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है, ये आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है, आप किस लेवल तक इमेजिन करके इसमें आंसर लिख सकते हो। इसमें भी काफी ज्यादा वो होता है लेटर ऐसे, इसका भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगी कि आपको लेटर राइटिंग कैसे करनी है, ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, वो बात की बात है। अभी जस्ट हम एक बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं। तो ये आपने कम से कम 20 से 25 दिन में इतना कर लिया सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। रिवाइज ही तो करना है। मैं ये तो नहीं बोलूंगी ना कि आखिरी के दिन में आप पढ़ने बैठो पूरा सिलेबस चैप्टर 1 से एकदम बेसिक से, क्योंकि 30 दिन है, 30 दिन में आप क्या ही कर लोगे, आपको सिर्फ रिविजन पे ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स पे। सैंपल पेपर आपको ये बताता है कि इस साल आपका पेपर किस
वे में आने वाला है, किस स्ट्रक्चर में आने वाला है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपको अपने एग्जाम में मिलेंगे तो ये तो भूल जाओ, ये सबसे बड़ी गलती है। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कम से कम 40 to 45% आपके रिपीट होते हैं। जी हाँ, 40 to 45% आपके रिपीट होते हैं। कभी एमसीक्यू फॉर्म में दे देगा तो कभी आपको लॉन्ग फॉर्म में दे देगा, लेकिन देगा जरूर। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चंस जहां से आपको मिले आप इसको प्रैक्टिस करते चलो। बेसिकली मैथ्स में और एसएसटी या साइंस में, इनमें तो आपको कंफर्म है ये मिलेगा। एंड अगर आप लेटर प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो प्रीवियस क्वेश्चन से आप लेटर के क्वेश्चंस भी ढूंढ सकते हो। तो ये मैंने वेज बताया कि किस तरह से आप पढ़ सकते हो ना, क्योंकि आखिरी के 6 से 7 दिन में आपको कम से कम एक प्रीवियस क्वेश्चन डेली करना है। 1 प्रीवियस क्वेश्चन डेली करने हैं, टाइमर लगा के करना है। ठीक है, जितने आवर्स का आपका पेपर होता है उतने आवर्स का आपको टाइमर लगा के देना है। एंड प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, कि क्या प्रेजेंटेशन के साथ साथ टाइम के अकॉर्डिंग आप आंसर दे पा रहे हो या नहीं, इसी में आपको अपनी स्पीड भी बढ़ाती रहनी है। उसके बाद कॉपी भी आपको खुद चेक करनी है, खुद एग्जामिनर बनो, एकदम स्ट्रिक्टली चेक करो। कोई भी लीज मार्किंग मत दे देना, अरे चलो ठीक है ये सब चलता है, सही करके आंसर मत दे देना। खुद टीचर बनो, एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करो, जो गलतियां हैं उसको भी दोबारा रिपीट मत करना। अब हमारा 4th स्टेप क्या होना चाहिए, आखिरी के कम से कम 4 दिन। अब इन 4 दिन में तुम्हें क्या करना है, रिविजन रिविजन रिविजन, शॉर्ट नोट्स को पढ़ो, रिविजन करो। कोई नया चैप्टर, कोई नया कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, वरना सब खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में, तो वो आपके किसी काम की नहीं आएगा, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो। अब हम बात करते हैं एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी की। आप इतना हमने पढ़ लिया, अब एग्जाम हॉल में हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आपको पूरा पेपर पढ़ने का एक टाइम दिया जाता है। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है आप उसको फटाफट पढ़ो। अब ये नहीं कि आप पढ़ने में आधा घंटा 1 घंटा लगा दे रहे हो, जस्ट 10 मिनट के अंदर पूरा पेपर आपको सिर्फ रीड करना है, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जो आपको इजी लग रहे हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट करो, वरना जो आता है वो भी छूट जाएगा और जो नहीं आता उसमें आप अपना सारा का सारा टाइम लगा दोगे। और अपनी हैंड राइटिंग को एक प्रेजेंटेबल वे में लिखने की कोशिश करना, पॉइंट्स में लिखना। एक प्रेजेंटेबल वे होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, तो एग्जामिनर आपको खुद ब खुद आंसर मतलब मार्क्स जरूर देगा। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो ना कि काश पहले पढ़ लेते, अब क्या ही होगा, तो ये तो पहले सोचना चाहिए था। लेकिन अगर आपने 30 दिन में इतना कर लिया तो फिर भी आप 90% तक स्कोर कर सकते हो। अरे 90 भी छोड़ो, 70 से 80% तक स्कोर कर जाओगे अगर सिर्फ इतना कर लिया तो अगर ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, एंड कमेंट में लिख के जाना यस आई विल स्कोर 90% इन माय बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, एंड फिर एग्जाम खत्म होने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तब दोबारा आप मुझे आके बताना कि आपके कितने मार्क्स आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।